हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 3 पढ़ेंगे और जिसके शीर्षक है संस्कृत क्या है और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसको पढ़ने से पहले बच्चों इसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए। सत्य का मार्ग कदापि न छोड़िएगा, चाहे मन कितना ही क्यों न छटपटाए। इंद्रियां तो व्यर्थ ही इधर उधर भागने वाली हैं, ये आपको किसी भी गड्ढे में गिरा सकती है। इंद्रियों को बस में कर लें तो आप विजयी कहलाएंगे। इंद्रियां चोर की तरह अवसर ताकती रहती है कि कब ये आपको नरक में पटक दे, पतन करा दे। यदि इन चोरों को अवसर मिलेगा तो ये सारा संचित धर्म नष्ट कर देगी। मन के संयम से ही स्वर्ग मिलता है, अनियंत्रित इंद्रियों का विद्रोह ही नरक है। उत्तम स्वास्थ्य, दिव्य बुद्धि और सांसारिक संपदाएं उसी को प्राप्त होती है जिसने मन और इंद्रियों पर काबू कर लिया है। जिन व्यक्तियों के हृदय पवित्र हैं, मन काबू में है, वे धन्य हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब यह आप लोग जान लिए कि संस्कृत के बारे में क्या है। अब इसको हम देखेंगे। संस्कृत और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और इनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृत मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। संस्कृत के प्रभाव में मनुष्य परोपकार, दया सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। यानी बच्चों, आप लोग को पता है पहले हमारा जीवन कैसा था। हम असभ्यता की तरह से हम लोग रहते थे। जंगलों में कंदमूल या जंगली जानवरों के गोश्त खा के और नंगा पेड़ों की छालों से हम अपने शरीर को ढकते थे। उसी तरह हमारी सभ्यता धीरे धीरे सुधार करके और हम अपने संस्कृत और सभ्यता को लेकर हम आगे बढ़ने लगे। आज हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? हमें दया, हमें प्रेम, सब कुछ सिखाती है। हमें भाईचारे का सिखाती है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज भी रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी अच्छी सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृत इस सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृत के खिलाफ बात है। संस्कृत धन नहीं, गुण है।
संस्कृत ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। संस्कृत क्या हमें सिखाती है? प्रेम और भाईचारा। हमारी बाड़ी में मधुरता लाती है। और हमें संस्कृत हमारा कोई धन नहीं, बल्कि हमारे जो अंदर गुण है वही हमारी संस्कृत है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृत वह गुण है जो हम में छिपा है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस, बैल घोड़े, हाथी मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि ज़िंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है। लेकिन संस्कृत इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है, और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृत बताती। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम होता है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बताना संस्कृत का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृत पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर है, वे प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृत का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। यानी मनुष्य जब अपने दुर्गुणों को छोड़कर अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ता है, अपने गुणों के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, वही हमारी संस्कृति कहलाती। संस्कृत का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृत की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृत के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृत कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो
अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं। उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलना हुआ है, तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, ये हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन चारों अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि वह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुईं और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विद्वान और बुद्धिवाद से हुआ। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बच्चों, थैंक यू।